Come in, please. Good evening, sir. Good evening. Please take your seat. Thank you, sir. टाइप कर लेती हो? Yes, sir. 40 words per minute. बिना गलती के. गुड. शॉर्ट हैंड में भी लिख लेती हो? Yes, sir. और क्या क्या कर सकती हो? बंद है. ये भी बंद है. यहाँ तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं. मेरे पास नहीं आना. मेरे पास नहीं आना. मैं कहती हूँ, मेरे पास नहीं आना. मेरे पास नहीं आना. मेरे पास नहीं आना. मेरे पास मत आना. तुमने मेरी बहन को बर्बाद कर दिया. मुझे मत करो. मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ. तुम्हारी बहन? वो तो बेवकूफ थी. तुम मेरी बात मानो, तुम्हारी जिंदगी बना दूंगा. नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए. मुझे मर जाने दो. जरूर जाने दूंगा. लेकिन तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मैं तो कुछ नहीं करूंगा. तुम्हें छूऊंगा भी नहीं. मैं तो सिर्फ तुम्हारा खूबसूरत बदन देखूंगा. ना, या तो तुम वो करो जो मैं कहता हूँ, नहीं तो मैं वो करूंगा जो मैं चाहता हूँ. नीता, नीता, नमस्कार सेठ जी. नमस्कार सेठ. नमस्कार नमस्कार. कैसे हैं आप? जी ठीक है. सेठ जी, आपने गुप्ता हॉस्पिटल बनवाकर बड़े ही पुण्य का काम किया है. जी हाँ, आप जैसे धर्मात्मा दो चार और पैदा हो जाएं तो इस देश का उद्धार हो जाए. भगवान आपको इन सेवाओं का फल जरूर देगा. मैं तो सिर्फ कर्म करता हूँ भाई. फल देना तो इसके हाथ है. हाँ, और उसके राज में देर हो सकती है, अंधेर नहीं. भारती, भयानक खूनी मौजूद है जिसने खुलेआम बड़ी बेरहमी के साथ मिस्टर रमेश गुप्ता का खून किया है और रंगे हाथों पकड़ी गई. पिस्तौल इसके हाथ में थी और लाश सामने पड़ी थी. चश्मदीद गवाहों का भी यही बयान है कि मिस्टर रमेश गुप्ता का खून इसी ने किया है. इसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं, ना अभी तक कोई सफाई पेश की है. इसलिए एक तरह से इकबाल जुर्म करती है. योर ऑनर, ऐसे खूनी देश के लिए खतरा है, इंसानियत के लिए खतरा है. अगर फांसी से भी बढ़कर कोई सजा है तो वो इसे मिलनी चाहिए, वरना शरीफ लोगों का रास्ता चलना मुश्किल हो जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा. क्या तुमने रमेश गुप्ता का खून किया है? जी. तो तुम अपने जुर्म का इकबाल करती हो. मैंने रमेश गुप्ता का खून जरूर किया है, लेकिन कोई जुर्म नहीं किया. खून किया है लेकिन जुर्म नहीं किया? अदालत समझी नहीं? जज साहब,
उस कुर्सी पर बैठकर आपने भी सैकड़ों खून किए हैं, कई लोगों को फांसी दी है। इससे आप मुजरिम या खूनी तो नहीं हो जाते? क्योंकि मैं इंसाफ करता हूं। रमेश गुप्ता को सजाए मौत देकर मैंने भी इंसाफ किया है, जुर्म नहीं। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि ये इंसाफ मैंने 2 साल पहले क्यों नहीं किया। 2 साल पहले? जो कुछ कहना है साफ साफ कहो। जज साहब, याद कीजिए वो दिन जब इसी अदालत में, इसी कटहरे में मेरी जगह एक औरत की इज्जत लूटने वाला रमेश गुप्ता खड़ा था, और वहां ठीक उसी जगह खड़े बैरिस्टर चंद्र गुनहगार को बेगुनाह और बेगुनाह को बदचलन साबित कर रहे थे। और उस कुर्सी पर बैठकर आपने रमेश गुप्ता को बाइज्जत छोड़कर जुर्म को कम करने की बजाय उसकी जड़ें मजबूत की थी। इसलिए जज साहब, आज मुजरिम के कटहरे में आपको होना चाहिए और आपकी जगह मुझे, क्योंकि आपने इंसाफ न करके जुर्म किया है और मैंने कानून हाथ में लेकर इंसाफ किया है, मुजरिम को सजा दी है। मुजरिम मैं नहीं जज साहब, मुजरिम आप हैं, आपका इंसाफ है। योर ऑनर, यह अदालत का अपमान है। दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। बयान जारी रहने दिया जाए। मैं अदालत पे लगाए हुए इल्जाम जानना चाहता हूं। थैंक यू सर। एक दिन एक अभागन सारी लोक लाज छोड़कर यहां आपकी अदालत में आपसे इंसाफ मांगने आई थी। इंसाफ भी हुआ था, बड़ा अजीब इंसाफ। इज्जत लूटने वाले को बाइज्जत आजाद कर दिया गया और लूटने वाली को उम्र कैद, और वो भी जेल के बाहर, जहां सुबह शाम सैकड़ों लोग उसे नफरत की कोड़े मारते, जहां हर नजर उस पर थूकती, उसे धुतकारती। आपके इंसाफ ने एक सांस लेती हुई लाश को समाज के चौराहे पर लटका दिया था, जिससे लोग नसीहत लें और फिर कोई लुटी हुई औरत इंसाफ का दरवाजा खटखटाने की हिम्मत ना कर सके। पर वो औरत कौन है, कहां है? गौर से देखिए, वो औरत मैं हूं, यहां हूं। भारती देवी? 2 साल पहले जब रमेश गुप्ता ने मेरी इज्जत लूटी थी, मुझे बर्बाद किया था, तब इंसाफ का दरवाजा मैंने ही खटखटाया था। तो 2 साल बाद आपने अपनी हार का बदला ले लिया। जब कानूनन नहीं जीत सकी, तब कानून हाथ में लेकर आपने उसका खून कर दिया। जी हाँ, मैंने उसका खून कर दिया, उस पर गोलियां बरसा दी। अफसोस यही है कि पिस्तौल में सिर्फ 6 गोलियां थी, 7 नहीं, वरना मैं सब की सब उसके सीने में उतार देती। शायद उन गोलियों की आवाज से आदमी की सोई हुई आत्मा जाग जाती, शायद उन खून की छींटों से कानून की आंखें खुल जाती, और वो देख सकता कि उसकी भूल से कितने इंसान शैतान बनते जा रहे हैं। जज साहब, औरत आदमी को भगवान मानती है, लेकिन ये भगवान माँ, बहन, बेटी सब कुछ भूलकर औरत को सिर्फ हार्ड मास का खिलौना समझता है। उसे नंगा करके उसका तमाशा देखना चाहता है, कभी उसको नीलाम करके, कभी उसको बर्बाद करके। ऐसे आदमी को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। इसलिए मैंने कानून हाथ में लेकर रमेश गुप्ता को सजाए मौत दी है, और ये सजा मैं हर उस आदमी को दूंगी जो औरत को एक खिलौना समझता है। जिसने न सिर्फ अपने जुर्म का इकबाल किया है, बल्कि यह भी बता दिया है कि ऐसे जुर्म वो आगे भी करती रहेगी। योर ऑनर, यह भारती देवी, जो दुनिया की तमाम औरतों की लीडर बनना चाहती हैं, एक बहुत चालाक औरत है। ये 2 साल से इंतजार करती रही कि मौका मिलते ही मिस्टर रमेश गुप्ता का खून कर दिया जाए, और इसी इरादे से वो बंबई छोड़कर पूना रहने गई, क्योंकि मिस्टर रमेश गुप्ता का कारखाना पूना में था। और इतना ही नहीं योर ऑनर, भारती देवी ने नौकरी भी की तो बंदूक और पिस्तौल बेचने वाली दुकान में, जिससे पिस्तौल तलाश करने का कष्ट भी ना उठाना पड़े। और जब एक दिन इसे पता चला कि मिस्टर रमेश गुप्ता ऑफिस में अकेले हैं, वहां कोई नहीं है, तो ये पिस्तौल में गोलियां भरकर 2 साल पुराना बदला लेने वहां पहुंच गई और उनका खून कर दिया। योर ऑनर, इट वॉज क्लियरली अ प्रीमेडिटेटेड कोल्ड ब्लडेड मर्डर। एक बार फिर इस अदालत में सरासर झूठ बोला जा रहा है। मैं वहां कोई बदला लेने नहीं गई थी। बदनामी के बाद मेरा बंबई में रहना मुश्किल हो गया था, इसीलिए मैं पूना चली गई, और जहां जो नौकरी मिली कर ली। मुझे पता होता कि रमेश गुप्ता भी उसी शहर में है, तो मैं वहां कभी नहीं जाती, क्योंकि मैं उसका मुंह तक देखना नहीं चाहती थी।
लेकिन उस शाम रमेश गुप्ता ने फिर एक मासूम को बर्बाद कर दिया और मुझसे रहा नहीं गया। मैं जानती थी आपकी अदालत में उसे भी इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप फिर बलात्कार का सबूत मांगेंगे। सबूत तो हम जरूर मांगेंगे, क्योंकि बिना सबूत अदालत किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकती, कोई फैसला नहीं कर सकती। जज साहब, नारी का शरीर एक मंदिर है जिसकी कोख से मानवता का जन्म होता है, जिसकी गोद में सभ्यता पनपती है। लेकिन आज दुनिया के कोने कोने में ये मंदिर तोड़े जा रहे हैं और आपका कानून कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसे सबूत चाहिए। हर सच साबित नहीं किया जा सकता जज साहब। बलात्कार के समय न कानून होता है, न पुलिस होती है और न कोई शरीफ गवाह। फिर सबूत कैसे मिलेगा? कौन देगा? एक लड़की जो शर्म से अपनी शक्ल तक शीशे में नहीं देख सकती, सबके सामने आकर एक बार फिर अपनी बेइज्जती कैसे कराएगी? भरी अदालत में वकीलों और गवाहों के हाथों लाश के पर्दे कैसे उतरवाएगी? और आ भी जाए तो बदनामी के सिवा उसे मिलेगा क्या? मुझे क्या मिला था? जज साहब, उस दिन आपने मेरी बात नहीं सुनी और नतीजा ये हुआ कि फिर एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी गई। एक और मंदिर तोड़ दिया गया। योर ऑनर, किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद हुई या नहीं, इस अदालत का वक्त जरूर बर्बाद किया जा रहा है। यह कहना कि मिस्टर रमेश गुप्ता ने किसी मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद की और उस जोश में आकर भारती देवी ने उसे सजाए मौत दे दी, यह एक कहानी है, क्योंकि न पुलिस की रिपोर्ट में किसी और लड़की का जिक्र है, न कोई लड़की अदालत के सामने आई है। अगर होती तब तो आती। पर ये सच है कि वो लड़की है तो कहां है? उसका नाम क्या है? काम क्या करती है? सामने क्यों नहीं आती? वो लड़की कहां है? अपनी चुप का मतलब जानती हो? सजाए मौत उसको अदालत में लाकर बदनाम करने से अच्छा है कि मुझे मौत दे दी जाए। वो लड़की मैं हूँ जज साहब। ये क्या कर रही है नीतू? यहाँ आकर सिर्फ बदनामी मिलेगी, बेइज्जती मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। दीदी, बदनामी, बेइज्जती, मौत, कोई भी कीमत तुम्हारी जिंदगी से बढ़कर तो नहीं। जज साहब, मैं अपना बयान देने के लिए तैयार हूँ। जो कुछ कहना है यहां आके कहो। मैं जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मैंने पहले भी तुम्हें कहीं देखा है। जी हाँ जज साहब, इसी अदालत में, इसी कटहरे में 2 साल पहले। फर्क सिर्फ इतना है कि तब रमेश गुप्ता ने मेरी दीदी को बर्बाद कर दिया था और अब मुझे किया है। मिस्टर चंद्रा, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? जरूर पूछ सकते हैं, लेकिन आप यही पूछेंगे ना कि उसे देखकर मैंने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? वकील साहब, दरवाजा मैंने बंद नहीं किया, वो तो पहले से ही बंद था। आप पूछेंगे मैंने मदद के लिए किसी को पुकारा क्यों नहीं, शोर क्यों नहीं मचाया? मैंने बहुत शोर मचाया, पर मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। मदद के लिए भगवान को भी पुकारा, पर वो भी नहीं आया। वकील साहब, वो भी नहीं आया और मैं ऑर्डर, ऑर्डर। तुमसे
कहा था यहाँ मत आना, क्यों आई? यहाँ इंसाफ नहीं मिलता, बदनामी मिलती है। इन्हें तो सबूत चाहिए। सबूत तुम कहाँ से लाओगी? जो कुछ पास था वो तो खो चुकी, अब तो लाश ही बाकी रह गई है, और लाशें बोला नहीं करती। जज साहब, मैंने चाहा था कि मेरी बहन की कहानी दुनिया की जुबान तक न पहुंचे, वो इस जिंदा मौत से बच जाए जिसने मेरी जिंदगी में जहर घोल दिया है। पर इसने मेरी बात नहीं मानी और एक जिंदा लाश को बचाने के लिए दूसरी जिंदा लाश कटहरे में आकर खड़ी हो गई। ये वो जगह है नीतू जहां भगवान कृष्ण भी आकर खड़े हो जाए तो लोग उनका विश्वास नहीं करेंगे। उन्हें भी अपनी ही गीता पर हाथ रखकर कसम खानी पड़ेगी, सबूत देना पड़ेगा। तू सबूत कहां से लाएगी? वकील साहब तो फिर साबित कर देंगे कि बलात्कार नहीं, मोहब्बत है। लेकिन तू कैसे साबित करेगी कि ये मोहब्बत नहीं, बलात्कार है? वकील साहब, आप तो रोज लोगों से सैकड़ों सवाल पूछते हैं। इजाजत हो तो आज मैं आपसे एक सवाल पूछूं? पूछिए। हर समझदार वकील जानता है कि सच क्या है और गुनहगार कौन है। आपको भी पता था कि मेरे साथ बलात्कार किया गया था, फिर आपने सच क्यों छुपाया? इंसाफ क्यों नहीं किया? इंसाफ करना मेरा काम नहीं है, वो जज साहब का काम है। मेरा काम, मेरा फर्ज सिर्फ अपने क्लाइंट की वकालत करना है, उसको बचाना है, और हर वकील का यही फर्ज होता है। मैंने सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया था। वकील साहब, अपना फर्ज पूरा करने के लिए आपको तो ढेर सारे रुपए मिले, नाम मिला, पर इस बेगुनाह को क्या मिला? समाज को क्या मिला? इंसानियत को क्या मिला? क्या इनके लिए आपका कोई फर्ज नहीं? आपने कभी सोचा है वकील साहब, कुछ रुपयों के लिए आप जिन शैतानों की रक्षा कर रहे हैं वो एक दिन आपके बच्चों को भी खा सकते हैं? कभी सोचा है कि इसकी जगह आपकी बेटी भी हो सकती थी? जो इसके साथ हुआ है उसके साथ भी हो सकता था। देखिए, इसकी तरफ देखिए। आपने रमेश गुप्ता को बचाकर जो फर्ज पूरा किया था उसका अंजाम देखिए। इसके होंठों से सारी मुस्कुराहट नोचकर इतनी सिसकियां भर दी गई हैं जो कभी कम नहीं होंगी। इतने ढेर सारे आंसू दे दिए गए हैं कि डूबने के लिए समुद्र ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके जिम्मेदार आप हैं वकील साहब, और आप भी जज साहब। उस दिन आपने एक मुजरिम को छोड़कर इंसाफ की कब्र पे बेइंसाफी का बीज बोया था। वो बीज पेड़ बन गया, एक और मंदिर आपके इंसाफ की भेंट हो गया। जज साहब, 2 साल पहले इसी अदालत में मैं आपसे इंसाफ मांगने आई थी, सो तो नहीं मिला। आज मैं आपसे मौत मांगने आई हूँ, वो तो आप दे सकते हैं। मुझे मौत दे दीजिए जज साहब, मुझे मौत दे दीजिए, मुझे मौत दे दीजिए, मुझे मौत दे दीजिए। कानून की तारीख में शायद पहली बार किसी मुल्जिम ने इंसाफ को मुजरिम ठहराया है। हम भारती देवी की हिम्मत और सच्चाई की इज्जत करते हैं, लेकिन भारती देवी ने कानून अपने हाथ में लेके जुर्म किया है, चाहे वो उनके ख्याल से इंसाफ करने के लिए ही क्यों ना हो। अगर इसी तरह हर शख्स कानून अपने हाथ में लेके इंसाफ करने लगे तो दुनिया में ना कानून रहेगा ना इंसाफ। मैं जज होते हुए भी कानून का पाबंद हूं, और मुझे भी कोई हक नहीं कि मैं कानून के दायरे के बाहर जाकर कोई फैसला करूं।
भारती देवी ने खून किया है, उन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन यह खून जानबूझ के नहीं किया गया, ऐसे हालात में किया गया है जबकि कोई भी मां या बहन खून करने पे मजबूर हो जाती। इसलिए अदालत को भारती देवी के साथ हमदर्दी है और गिरफ्तारी के बाद जेल की हिरासत में काटे हुए दिनों को ध्यान में रखते हुए अदालत के उठने तक भारती देवी को यहां कटहरे में खड़े रहने की सजा देती है। क्या इंसाफ किया, इसको कहते हैं इंसाफ। और जनाब अली क्या कानून का नुक्ता निकाला, हमारी सजा भी दे दी और इंसाफ भी कर, इसे कहते हैं इंसाफ। जब तक समाज है जुर्म होते रहेंगे, लेकिन बेइंसाफी जुर्म से भी बड़ा गुनाह है। 2 साल पहले इसी कुर्सी पर बैठकर मैंने भी यह गुनाह किया था। इसलिए कानून की यह कुर्सी मैं हमेशा के लिए छोड़ता हूं, क्योंकि जो कानून रक्षा नहीं कर सकता उसे सजा देने का भी कोई अधिकार नहीं। भारती, मैं अभी तक तुम्हारी हाँ का इंतजार कर रहा हूं। भारती, तुमने भारती नाम की लाज रख ली। बहू, घर चलो। जीती रहो बेटी।